हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास, जिसको क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना बच्चों। तो जिसमें कुछ हमने एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं और कुछ क्या है हेडिंग्स हैं, जिनको क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, जो कि प्रीवियस पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछी जा चुकी हैं। तो बच्चों समझते हैं कि पहला एमसीक्यू क्या है। कह रहा है कि सुपोषी पोषण हेतु क्या क्या आवश्यक होता है। तो बच्चों बता दें कि सुपोषी क्या होते हैं। वे मतलब ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सुपोषी कहते हैं। तो सबसे पहले बताया था, कल ही बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि प्रकाश संश्लेषण पढ़ाए थे। तो जो हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, सुपोषी होते हैं। ये अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। अब इनको भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं, जैसे कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और क्या आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। सुपोषी पोषण हेतु क्या क्या आवश्यक होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प की आवश्यकता होती है और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। आगे समझते हैं कि कह रहा है कि मूत्र का निर्माण, यूरिन का निर्माण जो है ये कहाँ होता है। तो बच्चों बता दें तुमको कि मूत्र का निर्माण जो होता है ये होता है वृक्क में। किसमें होता है, वृक्क में होता है। तो कल हमने एक वीडियो में बताया था कि अमोनिया जो है, अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है। तो बच्चों बता दें तुमको कि अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है, तो वृक्क परिवर्तित करता है। और कल की क्लास में हमने बता दिया था कि यकृत होता है, तो यकृत नहीं होता बच्चों, वृक्क होता है। वो गलती से हो गया हमने जल्दी जल्दी के चक्कर में। ठीक, आगे समझते क्या है। कह रहा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो बच्चों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। कई बार पूछा जा चुका है। आगे समझते हैं। कह रहा है कि आवृत्तबीजी पादपों में नर जनन अंग कौन होता है। तो हमने तुमको बताया था कि पुष्प के भाग पढ़ाए थे, पुमंग, जायंग, बाह्यदल, दलपुंज। तो उसमें बताया था कि मतलब आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उसमें नर जनन अंग जो होता है वो कौन सा होता है, पुमंग। पुमंग को क्या कहा जाता है, नर जनन अंग कहा जाता है। और जबकि जायंग क्या होता है, जायंग जो होता है ये मादा जनन अंग होता है। आगे समझते हैं बच्चों। आगे कह रहा है कि अगला प्रश्न है, उद्विकास की दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है। को उद्विकास की दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता होती है। तो बता दें बच्चों, चीन के जो विद्यार्थी हैं उनसे हमारी जो समानताएं होती है वो अधिक मिलती हैं। तो बात समझ में आया। आगे समझते हैं कि बच्चों कह रहा है प्रश्न की द्वार कोशिकाएं, क्या कह रहा है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। तो बच्चों द्वार कोशिकाएं जो होती है किसमें पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है रंध्र में। किसमें पाई जाती है, रंध्र में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। आगे क्या प्रश्न कह रहा है, कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं बच्चों, 4 कोष्ठ होते हैं। कौन कौन, मतलब 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं, निलय होते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। तो बच्चों बता दें कि मानव में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा मिलता है, अपरा के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा मिलता है, अपरा। तो इसके द्वारा मानव में भ्रूण को क्या मिलता है, पोषण प्रदान होता है। आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल किसको अवशोषित करता है, तो ये बच्चों को प्रश्न बताना है कि इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्लोरोफिल किस चीज को अवशोषित करता है। काफी अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग सही तरीके से बताते हैं कि क्लोरोफिल को क्या कौन अवशोषित करता है। अगला प्रश्न क्या है कि जल में घुलनशील विटामिन। तो बच्चों बता दें कि जल में जो घुलनशील विटामिन होती है वो कौन कौन सी विटामिन होती है, विटामिन बी और वह विटामिन सी होती है। कौन होती है, विटामिन बी और विटामिन सी को जल में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। आगे समझते हैं कि मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो बच्चों बता दें कि जो मस्तिष्क होता है ये मतलब ऐसे सोचने के लिए, सबसे पहली बात तो ऐसे ये सोचने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला ऐसे किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये हृदय के स्पंदन के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है, हृदय के स्पंदन के लिए उत्तरदायी होता है। और ये किसी भी चीज का जानकारी हमको प्राप्त होती है तो किसके द्वारा प्राप्त होती है, मस्तिष्क को ही प्राप्त होती है। आगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पराग कोश में पाए जाते हैं। तो पराग कोश में बच्चों क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। तो पराग कोश में से पॉलिन ग्रेन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मुकुलन पाया जाता है। तो बच्चों बता दें कि मुकुलन जो होता है ये किसमें पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है,
हाइड्रा में पाया जाता है। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से एमसीक्यू सारे कंप्लीट किए। तो पहला प्रश्न क्या था कि सुपोषी पोषण हेतु किसकी आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, और जलवाष्प की आवश्यकता होती है। मूत्र निर्माण किसमें होता है, तो बच्चों मूत्र का निर्माण जो होता है ये किसमें होता है, वृक्क में होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टायलिन एंजाइम पाया जाता है। तो बच्चों अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। फिर मतलब हम अच्छी अच्छी क्लास आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आगे समझते हैं कि आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें नर जनन अंग कौन होता है, तो आवर्तबीजी पादपों में नर जनन अंग कौन होता है, बताया हमने, पुमंग होता है। क्या होता है, पुमंग होता है। आगे कह रहा है कि विकास की दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता होती है, तो चीन के विद्यार्थियों से अधिक समानता होती है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या, तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, तो मानव में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा मिलता है, अपरा के माध्यम से मिलता है। किसके द्वारा मिलता है, अपरा के माध्यम से मिलता है। फिर कह रहा है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। ये तो भैया प्रश्न नहीं बताने वाला है, ये तुमको कमेंट बॉक्स में ही बताना पड़ेगा। ठीक, देखेंगे कितने बच्चे ऐसे इसको बता पाते हैं, और तुमको जरूर जरूर इसको ऐसे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होती है, बी और सी। कौन कौन होती है, बी और सी विटामिन जो होती है वो जल में घुलनशील होती है। और तुमको कमेंट बॉक्स में एक और प्रश्न बताना है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, ठीक, कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, हृदय के स्पंदन के लिए, सोचने के लिए, इन सब चीजों के लिए क्या है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। फिर कह रहा है पराग कोष में क्या पाए जाते हैं, तो पराग कोष में पाए जाते हैं क्या, परागकण। अब तुमको ये बताना है कि परागकण जो है ये नर युग्मकोद्भिद होते हैं या फिर मादा युग्मकोद्भिद है। ठीक, तो इसको भी कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मस्तिष्क वो पराग कोष में, ठीक, मतलब पराग कोष जो होते हैं ये नर युग्मकोद्भिद होते हैं या फिर मादा युग्मकोद्भिद होते हैं। अगला कह रहे कि मुकुलन पाया जाता है, तो मुकुलन किसमें पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ठीक, हाइड्रा में पाया जाता है। और तुमको बताना है कि अमीबा में क्या पाया जाता है, अमीबा में क्या पाया जाता है। आगे समझते हैं, आगे हम करते हैं कंप्लीट, ये क्वेश्चन करते हैं। 2 नंबर वाले प्रश्न सारे करेंगे, 2 और 3 नंबर में ये पूछे जाते हैं। कह रहा है कि मतलब सारे प्रश्न काफी अच्छे हैं, कई बार पूछे भी जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, तो तुमको करना क्या है, अच्छी तरीके से इनको पढ़ना है। कह रहा है कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो बच्चों बता दें कि वन जो है ये हमारी मतलब ऐसे क्या है, संपदा है। कैसी संपदा है, दैनिक संपदा है। वनों का हमारे जीवन के लिए होना अति आवश्यक है। क्यों, क्योंकि वनों से हमको इमारती लकड़ियां मिलती हैं, खाने की जरूरतें भी पूरी होती है वनों के द्वारा ही। ठीक, और वनों के द्वारा ही जो आसपास का पर्यावरण होता है वो क्या बना रहता है, संतुलित बना रहता है। ठीक, और हम प्रदूषण से क्या होते हैं, बच पाते हैं। ठीक, तो इसलिए वन का संरक्षण अति आवश्यक है। वनों को नहीं काटना चाहिए, वनों को लगातार मतलब वृक्षों का रोपण करना चाहिए। मतलब आगे समझते हैं, अगला क्या कर रहा है कि अपरा क्या है, अपरा क्या होता है बच्चों बता दें तुमको, मतलब ऐसे जो माँ के गर्भ में, किसमें, माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ में पाए जाने वाला वह अंग, पाया जाने वाला वह अंग। तो बच्चों अपरा क्या होता है कि माँ के गर्भ में पाया जाने वाला वह अंग जिसके द्वारा जो माँ के गर्भ में पल रहा होता है भ्रूण, कौन, भ्रूण को क्या प्रदान होता है, रक्त के माध्यम से माँ के रक्त के द्वारा मतलब पोषण प्रदान होता है। तो हमने क्या बताया कि माँ के गर्भ में जो पाया जाने वाला भ्रूण होता है, मतलब पाया जाने वाला वह अंग होता है अपरा, जिसके माध्यम से क्या होता है, भ्रूण को पोषण प्रदान होता है। किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से। तो पूछ दिया जाएगा कि माँ के गर्भ में जो भ्रूण पाया जाता है उसको अपरा के द्वारा किस माध्यम से ऐसे किस भाग से पोषण मिलता है, तो किससे, रक्त से मिलता है। और बता दें कि माँ का जो रक्त होता है और जो भ्रूण पल रहा होता है उसका जो रक्त होता है वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक में नहीं मिलेंगे। एक में अगर मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, भ्रूण नष्ट भी हो सकता है। आगे समझते हैं, आगे बच्चों कह रहा है कि संतुलित आहार क्या है। तो संतुलित आहार क्या है बच्चों बता दें कि संतुलित आहार
मतलब ऐसा आहार होता है, ऐसा भोजन होता है जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व जैसे कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट हो गए, क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, विटामिन हो गए, वसा हो गए, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। इन्हीं को, ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। कैसा भोजन कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। बैलेंस डाइट बोला जाता है। तो हमने क्या बताया कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, संतुलित आहार किसे कहते हैं, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो संतुलित आहार क्या होता है, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव का मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट भी उसमें शामिल है, विटामिन भी शामिल है, ठीक, और वसा भी शामिल है, तो प्रोटीन भी शामिल है। तो हम ऐसे भोजन को क्या कहते हैं, मतलब संतुलित भोजन कहते हैं। और इन तत्वों को क्या बोला जाता है, पोषक तत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोषक तत्व। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसमें, ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी अवयव जैसे कौन, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन, वसा, प्रोटीन आदि शामिल होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को बोला जाता है संतुलित आहार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसे संतुलित आहार बोला जाता है। आगे समझते हैं बच्चों कि विटामिन क्या होता है। समझेंगे कि विटामिन किसे कहा जाता है। तो बच्चों विटामिन क्या होते हैं, विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होता है हमने कि विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमें खाद्य सामग्री जैसे जो खाने की वस्तुएं होती हैं, खाने के पदार्थ होते हैं, उनसे बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, अल्प मात्रा में, ट्रेस अमाउंट में उनमें पाए जाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। ये मतलब हमारे शरीर के न तो आकार बढ़ाते हैं, ये केवल करते हैं कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, इम्यूनिटी से बढ़ाते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, प्रतिरक्षा देते हैं। तो क्या कहलाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। तो क्या हमने बताया, मतलब आएगा पेपर में कि विटामिन से आप क्या समझते हैं। तो क्या बताओगे बच्चों कि विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो खाद्य पदार्थों में मतलब अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। कैसे मात्रा में पाए जाते हैं, अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। तो क्या लिखेंगे कि विटामिन वे भोज्य पदार्थ हैं, वे भोज्य पदार्थ हैं जो खाद्य पदार्थों में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, विटामिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। तो अब बता दें कि विटामिन के प्रकार कितने होते हैं बच्चों। तो विटामिन दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती है विटामिन, ठीक, एक नंबर एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। कौन होता है, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। तो क्या हमने बताया बच्चों, विटामिन कितने प्रकार की होती है, दो में प्रकार की। एक तो जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन होती है, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी। नंबर दो बताए कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन होती है, ए डी ई के, एडेक। कौन होती है, एडेक होती है, ए डी ई के। समझ गए बच्चों, ठीक, कि मतलब ऐसे विटामिन क्या होती है। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है अगला प्रश्न है, अगला कह रहा है कि सुपोषी किसे कहते हैं। सुपोषी पोषण क्या होता है। तो जो हरे पौधे होते हैं
वो क्या होते हैं, सुपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सुपोषी कहते हैं। और इनके द्वारा जो प्राप्त पोषण होता है वो क्या कहलाता है, सुपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, सुपोषण कहलाता है। आगे समझते हैं कि समजात अंग क्या होते हैं और समरूप अंग क्या होते हैं। काफी ज्यादा पूछा गया प्रश्न है कि समजात एवं समरूप अंग क्या होते हैं। तो बच्चों बता दें कि समजात अंग क्या होते हैं। वे अंग जो होते हैं जो मूल रचना वे अंग जो मूल रचना एवं उत्पत्ति में, किसमें, उत्पत्ति में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो क्या हमने बताया कि वे अंग जो मूल रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं, किंतु उनके जो कार्य होते हैं, उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। कार्य कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे कि पक्षी के पंख होते हैं और घोड़े के अग्रपाद, इन अंगों को हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। और ये जो समानता होती है, इस समानता को हम कहते हैं समजातता। क्या कहते हैं, समजातता कहते हैं। तो क्या हमने बताया ये समजात अंग क्या होते हैं, तो वे अंग होते हैं जो मूल रचना में, किसमें, मूल रचना में और उत्पत्ति में क्या होते हैं, समान होते हैं। ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। लेकिन ये कार्यों में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। जैसे क्या, पक्षी के पंख जो हैं और घोड़े के जो अग्रपाद होते हैं, इन्हीं अंगों को हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। आगे समझते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, कह रहा है कि ओजोन परत के कारण, हाँ, समरूप अंग के बारे में मैंने नहीं बताया कि समरूप अंग क्या होते हैं। तो समरूप अंग बच्चों क्या होते हैं कि वे अंग जो कार्य में क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उत्पत्ति में उनकी जो मूल रचना होती है और उत्पत्ति होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे कीट के पंख हो गए और पक्षी के पंख हो गए। किसके पंख, कीट के पंख, उदाहरण में क्या लिखेंगे, कीट के पंख व पक्षी के पंख। पक्षी के पंख ये क्या होते हैं, समरूप अंग होते हैं। कैसे अंग होते हैं, समरूप अंग। तो वे अंग जो क्या होते हैं, कार्य में भिन्न, कार्य में समान, किंतु रचना एवं उत्पत्ति में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इन्हीं अंगों को क्या कहते हैं, समरूप अंग कहते हैं। कैसे अंग कहते हैं, समरूप अंग कहते हैं। तो जो कार्य में क्या हो, समान हो, लेकिन उत्पत्ति और रचना में भिन्न भिन्न हो, ऐसे अंगों को हम समरूप अंग कहते हैं। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ओजोन परत के कार्य बताइए। ओजोन परत जो है बच्चों, ये वो परत है जो सूर्य से आने वाली अदृश्य परावैंगनी किरणें होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनको पृथ्वी पर आने से क्या करती है, रोकती है, बल्कि पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, ठीक, सुरक्षा कवच का कार्य करती है। क्योंकि ये वो किरणें हैं, अगर डायरेक्टली त्वचा पर पड़ जाएंगी तो त्वचा पर ऐसे क्या होती है, त्वचा संबंधी बीमारियां उत्पन्न कर देती हैं। मतलब तो ये क्या है, ओजोन परत का कार्य क्या होता है कि ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी जो किरणें होती है उनको क्या कर देती है, पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। अर्थात पृथ्वी के लिए किसका कार्य करती है, सुरक्षा कवच का कार्य करती है। आगे समझते हैं। तो लिख सकते हो कि ओजोन परत जो है ये मतलब पृथ्वी में सूर्य से आने वाली अदृश्य परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या करती है, रोकती है। अगला करें कि जनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों जनन स्वास्थ्य क्या होता है, WHO के अनुसार हम लिखेंगे इसकी परिभाषा, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो मानसिक, सामाजिक और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक रूप से पूर्ण सकुशल होता है, यह स्वस्थ होता है। जब कोई व्यक्ति मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से क्या होता है, स्वस्थ होता है, यह पूर्ण सकुशल होता है, पूर्ण सकुशल होता है,
सल होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। तो क्या हमने बताया कि जब कोई व्यक्ति मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से क्या होता है? पूर्ण सकुशल होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वास्थ्य कहते हैं। आगे समझते हैं, आगे क्या कहता है प्रश्न? आगे कह रहा है कि देखो बच्चों, बता दें कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो देखने में तुमको तो लगेंगे कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो स्वस्थ हैं, लेकिन वो अंदर से काफी परेशान होते हैं। अंदर से वो काफी ज्यादा से मतलब कह सकते हो डिप्रेस्ड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्रेस्ड होते हैं, मतलब मानसिक तनाव से जूझ रहे होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ये ना समझना कि तुमको दिखेंगे पर्सनालिटी उनकी अच्छी है, लेकिन अंदर से वो कितने कमजोर हैं ये नहीं जान सकते हो। कुछ लोग क्या होते हैं? सामाजिक रूप से, जैसे सामाजिक रूप से मतलब उनको मिलना जुलना, किसी से बातें करना, ये सब चीजें ऐसे क्या होती है? समाज में उठना बैठना पसंद नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी आप क्या कह सकते हो? अस्वस्थ होते हैं। क्या होते हैं? अस्वस्थ होते हैं। जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, ठीक, और शारीरिक रूप से मतलब क्या होगा? मतलब स्वस्थ नहीं होगा, तो वो स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा नहीं, वो अस्वस्थ ही कहलाएगा। ठीक, आगे समझते हैं बच्चों। अगला ऐसे क्या है? कह रहा है उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों उत्सर्जन क्या होता है? समझते हैं कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो उत्सर्जन क्या होता है कि शरीर में जो बने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मतलब क्या होता है कि भोजन के पाचन के फलस्वरूप जो शरीर में ठीक बने हुए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना, मतलब किसके द्वारा? उत्सर्जी अंगों के द्वारा शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो क्या हमने बताया कि शरीर में जो बने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको उत्सर्जी अंगों के द्वारा क्या करना? बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। आगे कह रहा है बच्चों प्रश्न, पराग कोष क्या होते हैं? पराग कोष और परागकण किसे कहते हैं? तो बच्चों पराग कोष क्या होते हैं? ये द्विपालित होते हैं, जो पराग कणों को क्या करते हैं? निर्मित करते हैं, पराग कणों को स्रावित करते हैं। क्या कहलाते हैं? मतलब पराग कोष कहलाते हैं, एंथर कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं। अब पराग कण क्या होते हैं? नरिकुंकोद भिद्ध होते हैं, जो ऐसे क्या करते हैं? मादा भाग पर मतलब ऐसे वर्तिकाग्र पर पहुंच करने से परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो पराग कोष क्या होता है? द्विपालित मतलब कोष होते हैं, जिन जो पराग कणों को क्या करते हैं? निर्मित करते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पराग कोष कहते हैं। अगला कह रहा है कि पर्यावरण, तो अपने आसपास का जो परिवेश होता है ना, पर्यावरण क्या होता है? अपने आसपास का जो परिवेश होता है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, किससे? परि प्लस आवरण से, परि और प्लस आवरण से, इसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। क्या कहते हैं? पर्यावरण। तो अपने आसपास के चारों का वह परिवेश जिसमें हम लोग क्या करते हैं? मतलब रहते हैं, ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। आगे कह रहा है कि अपशिष्ट उत्पाद क्या होते हैं? तो बच्चों बता दें कि अपशिष्ट उत्पाद क्या होते हैं। हम लोग पदार्थों का जो प्राथमिक पदार्थ होते हैं उनका उपयोग कर लेते हैं। तो प्राथमिक पदार्थों का उपयोग करने के बाद जो शेष पदार्थ रह जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट कह देते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, तो प्राथमिक जो पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करने के बाद जो शेष बचा पदार्थ रह जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट उत्पाद कहते हैं। जैसे तुमने देखा होगा घरों में क्या होता है? खाने के लिए कोई वस्तु आती है, तो किस में आती है? पॉलीथीन में आती है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पॉलीथीन को भी खा जाते हैं, तो पॉलीथीन को क्या करते हैं? फेंक देते हैं उसको। तो ये क्या हुआ? बेकार, व्यर्थ हो गया, ठीक, बेकार हो गया, वेस्टेज है, तो कचरा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। तो अपशिष्ट क्या होता है बच्चों? अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं, मतलब जो प्राथमिक पदार्थ होते हैं उनके उपयोग करने के बाद जो शेष बचे पदार्थ होते हैं, प्राथमिक पदार्थों के उपयोग करने के बाद जो शेष बचे पदार्थ होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अपशिष्ट उत्पाद। तो अपशिष्ट उत्पाद की परिभाषा कैसे लिखोगे? इसमें लिखेंगे कि प्राथमिक पदार्थों का उपयोग करने के बाद जो शेष बचा अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मतलब कूड़ा करकट, मल, ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं।
आगे समझते हैं कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। तो बच्चों ये तो काफी इजी प्रश्न है, इसको तो तुमने मतलब ये अगर प्रश्न नहीं आता है किसी को तो समझो क्या है फिर। सजीव और निर्जीव तो पता है कि जिसमें जीवन रहता है, ठीक, और निर्जीव क्या होता है जिसमें जीवन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। और सजीव क्या होते हैं, जिनमें ऐसे अनेक गतिविधियां पाई जाती है, जैसे उत्सर्जन करना, पाचन करना, श्वसन करना, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। और जिनमें ये प्रक्रियाएं भी देखने को नहीं मिलती उन्हें क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं, नॉन लिविंग्स कहते हैं। और सजीव क्या होते हैं, लिविंग्स होते हैं। आगे समझते हैं, जैसे मतलब मनुष्य है तो क्या है, सजीव है। अब यहाँ से ठीक, और निर्जीव क्या है, जैसे पुस्तकें हो गई, पेन हो गई, ये पेन है, मार्कर है, ये बोर्ड है, ये सारे क्या है, निर्जीव है। आगे समझते हैं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर मान लो आदमी ही है, वो मर गया है, उसमें जान नहीं है, तो वो भी क्या कहलाएगा, निर्जीव कहलाएगा। आगे समझते हैं कि जल संरक्षण क्या होता है। तो बच्चों तुमको बता दें कि जल ही क्या है, जीवन है। जल के बिना सारी चीजें क्या है, अधूरी हैं। तो जल संसाधन जितने भी हैं, वाटर रिसोर्सेस हैं, जल संसाधनों को क्या करना, नियोजित करना और उनका विवेकपूर्ण से उपयोग करना। जैसे कि हम लोग करते क्या है, मतलब अक्सर देखा होगा समर वगैरह ऐसे चलाते हैं तो उसको ऐसे क्या करते हैं, मतलब ऐसे कभी कभी ऐसे चलाना, मतलब ऐसे बंद करना भूल जाते हैं और पानी चलता ही रहता है। तो ऐसे क्या होता है, पानी जितनी जरूरत होती है ना, उससे हम ज्यादा, कई गुना ज्यादा ऐसे क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि जल का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि पृथ्वी पर पानी की मात्रा तो बहुत है, लेकिन पीने का जो पानी है वो कुछ ही पानी है, कुछ ही भाग है जो पीने वाला है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जल संसाधन को क्या करना, नियोजित करना और उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मतलब आगे एक और प्रश्न है आपका, मतलब जैसे कि खाद्य श्रृंखला किसे कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है। तो बच्चों बता दें कि विभिन्न प्रकार के जीवों का वह रेखी क्रम क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उनका वह रेखी क्रम जिसके द्वारा भोजन का संश्लेषण होने, क्या, भोजन का संश्लेषण होने, जैसे जब भोजन बनता है होने एवं खाए जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप। अब भाई सीधी सी बात है, पहले भोजन क्या होगा, बनेगा, तभी हम क्या करेंगे, उसको खाएंगे, और खाने के फलस्वरूप जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आगे समझते हैं कि खाद्य जाल कैसे कहते हैं। जो एक प्रकार का जो भोजन होता है बच्चों, जब ये कई सारे जीवों के द्वारा क्या किया जाता है, क्रम से खाया जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल की थ्योरी क्या लिखेंगे कि किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र में परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं को एक साथ जब क्या किया जाता है, रखा जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। तो जो बना समूह होता है वही क्या कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है। जैसे कि जिब्रा क्या खाता है, ऐसे घास खाता है, और जिब्रा को कौन किसके द्वारा खाया जाता है, शेर के द्वारा खाया जाता है। तो ये क्रम लगातार चलता रहता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, खाद्य जाल कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर आपके साथ हम होंगे एक अच्छे और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।